बैक टू चाय चैट विद लवीना। हमने यंग प्रोफेशनल स्कीम की बात करी जो अभी तक आई नहीं है, सो प्लीज़ होल्ड ऑन दैट। स्किल्ड वर्कर्स को लेकर हम और भी बातचीत करना चाहते हैं, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और एक है हमारा मुद्दा ई वीज़ा का। तो प्लीज़ टेल मी एन अपडेट्स ऑन द स्किल्ड वर्कर्स नाउ एंड द इंडस्ट्रीज दैट आर गुड टू गो फॉर। सो इस इंडस्ट्रीज़ तो अभी सबके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत हो रहे हैं वर्क परमिट्स। इवन मतलब शॉप्स एंड रिटेल शॉप्स जैसे ऑफ लाइसेंसेज और बिजी, जहाँ पे स्टाफ मिलना मुश्किल होता है, उसके अंदर। और केयर होम्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हॉस्पिटल स्टाफ, तो lot of industries basically. So, but tell me the pitfalls. So, for a student who is coming and moving and switching, what is it that they should not do to get into fall into a trap? जो सबसे ज़्यादा स्विचिंग की सिचुएशन के अंदर जो होता है, इसके अंदर जैसे जैसे कोई भी चीज़ में माइग्रेशन के रूट्स होते हैं ना, उसमें फ्रॉड शुरू हो जाता है। हाँ. तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ केस आ रहे हैं जिसके अंदर एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो लोगों से पैसे ले लेते हैं कि हम आपका स्पॉन्सर करवा रहे हैं किसी बिजनेस में या कंपनी में, और फिर उस पर वो डिलीवर नहीं करते। तो ये पिटफॉल्स आप देख के चलें। आप खुद बिजनेस से डायरेक्टली जहाँ जॉब कर रहे हैं उन्हीं से ही कंपनी के जो बॉस है या डायरेक्टर है या जो मैनेजर है उनसे आप डील कर रहे हैं, आपको जॉब पे वहाँ पे वो रख रहे हैं, इंटरव्यू सही हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी को पैसे दे देंगे वर्क परमिट कराने के लिए, तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है काफ़ी लोगों को। कल ही मुझे फ़ोन अभी रिसेंटली आया हुआ था कि किसी ने 8-9,000 पाउंड ले लिए और अब फ़ोन नहीं उठा रहा, बोल के कि मैं तुम्हारा वर्क परमिट करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। स्किल्ड स्विच के लिए, वर्क परमिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं? वो तो ऑब्वियसली कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए। हाँ. उन के जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। Now for sponsorship license, how do we know कि कौन सी कंपनी के पास सही स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है? Because a lot of people, वो आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रजिस्टर पे चेक कर सकते हैं कि उनको नहीं, तो वही मैं कौन सी वेबसाइट पे चेक किया? गव की वेबसाइट पे स्पॉन्सर आप रजिस्टर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट हर रोज का रजिस्टर होता है उसमें। हाँ. जो कंपनियां लाइसेंस्ड हैं गवर्नमेंट से। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट sponsorship letter is a requirement for work permit, even if you're switching or just coming as a skilled worker. And from that point of view, आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे, यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेटर ले रहे हैं, दैट कंपनी इज़ रजिस्टर्ड देयर और नॉट। क्योंकि ये कई केसेस आ रहे हैं, आपने भी मुझे बताया, वे पीपल आर ऑफरिंग स्पॉन्सरशिप लेटर बट एक्चुअली दे आर नॉट लाइसेंस्ड टू स्पॉन्सर। बिल्कुल यही प्रॉब्लम जो चल रही है। हाँ, कितने समय बाद व्यक्ति स्विच कर सकता है? If suppose they are doing from a कभी भी कर सकता है, आने के बाद 1 महीने बाद भी कर सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंप्लीट के बाद ही कर सकता है। आज लैंड हो गया, 1 महीने बाद अगर जॉब मिल जाए तो कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड में स्विच करता है, डज दैट काउंट टुवर्ड्स देयर इंडेफिनिट? स्किल्ड वर्कर का रूट ही इंडेफिनिट की तरफ लीड करता है। तो 5 इयर्स स्किल्ड वर्कर में रहने के बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो रूट है स्टूडेंट या ग्रेजुएट वीज़ा, वो नहीं काउंट होता 5 ईयर किसी रूल की तरफ। लेकिन जब स्किल्ड में आप स्विच हो जाओ तब आपका काउंट होता है पीरियड। आई नो आप अभी रूल्स नहीं आए हैं, बट स्टिल ये जो प्रोफेशनल स्कीम जिसकी हमने बात करी, यंग प्रोफेशनल स्कीम, दैट वोंट काउंट टुवर्ड्स एनीथिंग। दैट वोंट काउंट क्योंकि वो इज नॉट अ कैटेगरी विच लीड्स टू सेटलमेंट। मेनली उसका पर्पज़ यही है कि आप प्रोफेशनली यहाँ आके थोड़ा टाइम देख रहे हैं, अगर उस टाइम पे आपको कोई शायद स्किल्ड वर्कर मिल जाए तो वो ऑप्शंस ओपन होंगी तब। ठीक। फटाफट अगर आप, आई नो हमने पहले किया है, पर एक रीकैप मार दें अगर तो। किस चीज़ का? रूल्स के। अगर रूल्स के स्किल्ड वर्कर के हमने अभी जो डिस्कस करे हैं, जो आई थिंक हमने वैसे भी सारे टच कर लिए हैं। आपको स्पॉन्सर लेटर चाहिए कंपनी से, और इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो, पहले मीट कर चुके हो, तो वो ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट हो जाएगी कि यू प्रीवियसली मेट दिस रिक्वायरमेंट। सैलरी रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम, जो आपका बिजनेस जो है वो कंपनी जो है वो चेक करेगी किस पोजीशन के हिसाब से कितनी है। उसमें मतलब केयर होम्स की अलग होती है और दूसरे बिजनेसेस की अलग होती है। वो उनकी ड्यूटी होती है चेक करना, जो आपको स्पॉन्सर दे रहा है, तभी उनके पास लाइसेंस है, क्योंकि वो कंप्लाई कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ के साथ। तो इसके अलावा अगर आप पार्टनर को लाना चाहते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह ऑब्वियसली चाहिए होगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपका डिपेंडेंट है तो स्विच आपके साथ कर सकता है, इंडिया से भी ला सकते हैं। एक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, लेकिन वो भी मोस्टली स्पॉन्सर अगर टिक कर दे, सर्टिफाई कर दे मेंटेनेंस, तो वो आपको नहीं दिखानी होती। तो एक्चुअली में
मोस्टली 99% में सिर्फ हमें वही चाहिए होती है, स्पॉन्सर लेटर। और आपने कहा कि अगर स्विच आप केयर इंडस्ट्री में कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू डू द NHS फी एज वेल। हाँ, और तो NHS फी reduced। भी एग्जाम्प्ट हो जाती है और NHS फी एग्जाम्प्ट। तो ई वीज़ा जो नया अभी शुरू हुआ है, बहुत समय तक बंद हो गया था, लोग एकदम पगला से गए थे, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में जितना आप बता सकते हैं वो मुझे बताएं। इसके बारे में बस एक ही चीज़ है, जो इंडिया के लिए आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, आपको इंडिया हॉलीडे के लिए जाना है, तो उसके लिए ई वीज़ा जो स्कीम थी बहुत ही एक अच्छी स्कीम थी जो लॉन्च हुई थी कुछ टाइम पहले, बंद हो गई थी कोविड के दौरान, फाइनली अब वो ओपन हो गई है। इससे जो है काफ़ी आसानी हो जाती है जब इंडिया घूमने जाना है। लेकिन जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट, स्पेशली फैमिलीज, बच्चे हैं ब्रिटिश हैं, पेरेंट्स के पास वीज़ा है, बच्चे के लिए इंडिया का वीज़ा लेना पड़ता है, तो अपॉइंटमेंट लेकर इंडियन एम्बेसी जाना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन ही वीज़ा हो जाता है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्म भरो, फोटो अपलोड करो, थोड़ी देर बाद ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, और वो आपका वीज़ा जो भी वैलिडिटी होती है उस हिसाब से आप इंडिया हॉलीडे या तो जो भी और भी अपॉइंटमेंट होते हैं? नो अपॉइंटमेंट, नो फिंगरप्रिंट, नो नथिंग, ऑनलाइन घर बैठे बैठे। Perfect. So it is up and running, by the way. We have gone to the meeting. I have gone to the meeting, and this is official. E-visa is up and running. तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. And more centers are being opened. Please go on the website, portal, government portal, and get it done. You don't need an agent as well for it. Ideally, but please go and get a list of कि क्या-क्या documents चाहिए, ये चाहिए from the website. अपनी हम due diligence की बात हमेशा करते रहते हैं कि हमेशा करते रहे हम. That's very important. Now, in terms of visas from there to here, आप मुझे कुछ बता रहे थे, प्लीज़ बताएं। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे विजिटर वीज़ाज़ के ऊपर। रिसेंटली काफ़ी गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं केस बैंक स्टेटमेंट्स। तो पहले विजिटर्स वीज़ा इंडिया से यूके के लिए। हाँ, तो हमने काफ़ी पहले सेगमेंट्स पे रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजिट की सेम ही है, कई सालों से हमने इंडियंस कमिंग टू द यूके। हाँ जी, इंडियंस कमिंग टू यूके हॉलीडे वीज़ा पे, जैसे कि यहाँ के लोग अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो पहले हमने एपिसोड में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स तो डिस्कस करी हुई हैं। जनरली अभी क्या है कि होम ऑफिस कभी कभार किसी रीज़न से अगर गलत तरीके से रिफ्यूज़ कर देता है और मिस्टेक करी होती है, लोगों को लगता है उसमें अपील राइट नहीं है, क्योंकि 2012 से विजिट वीज़ा में अपील राइट्स खत्म हो गई थी। लेकिन उसको चैलेंज करने के और तरीके हैं, डायरेक्ट लेटर लिख के एम्बेसी को रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डाल के उनको तो बोल के कि आपका डिसीजन जो है बहुत अनरीजनेबल है, उस ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट चैलेंज, तो और ऑप्शंस हैं। तो अगर विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है लेकिन आपको लगता है कि होम ऑफिस ने मिस्टेक करी है, तो ये मत सोचें कि अब नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट करें स्पेशलिस्ट को किसी, या जो बंदा इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, और उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज नहीं भी बने, न्यू फाइल में ग्राउंड्स एड्रेस करके डाल सकते हैं। Oh, that's very important. Where can we go to find the information? ये जो है ना, इसको प्री एक्शन लेटर बोलते हैं, और ये आपको इजीली नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको आई थिंक किसी प्रोफेशनल को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। कहाँ पे इन्फॉर्मेशन, वही कौन सी ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे मिलेगी? या इसमें आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए बेटर है आप कंसल्ट करें किसी प्रोफेशनल से। हाँ, एंड प्लीज डू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, डू फाइंड आउट अबाउट दिस प्री एक्शन प्रोटोकॉल। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, pre-action protocol is the name of the appeal that can be filed indirectly, ideally through someone who knows about it, अगर आपका वीज़ा इंडिया से यूके का रिजेक्ट हो गया। और अगर सपोज वो रिफ्यूज़ जो है उसमें ग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो तो ऑब्वियसली आपको कोई सोलिसिटर एडवाइस करेगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आप न्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो रीज़न से रिफ्यूज़ हुई थी उसको एड्रेस करके। अच्छा, सो बेसिकली द पॉइंट इज देयर इज अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल विच इज़ अवेलेबल अगर आपका यूके आने का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और उसमें आप कम से कम कोई एक्शन तो आप ले सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आई थिंक। नाउ स्टेटलेस को लेके क्या अपडेट है? स्टेटलेस को लेके अपडेट मैंने काफी एक लाइन स्टेटलेस बता दीजिए, क्योंकि आई नो सबने बहुत, हम लोगों ने को बहुत पता है, हमने ऑलरेडी टॉपिक पे पूरा एपिसोड किया था, तो उसी टॉपिक पे अपडेट किया कि जो भी लोगों ने 28 जून आई थिंक 29 जून के आसपास जो बाद में डाली हैं फाइलें, वो ऑलमोस्ट अभी तक सबकी रिफ्यूज़ ही हो रही हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी का सक्सेस होके आया है, क्योंकि स्पेशली जिनके पास पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो अब उनके लिए जो रूल चेंज हुआ, आप वो कहते हैं जाके रजिस्टर करें, और उसके बाद जो है बच्चे का इंडियन पासपोर्ट आप ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि एम्बेसी रिफ्यूज़ कर रही है रजिस्टर करने को, और वो एम्बेसी कहती है कि हम तो रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, आप अप्लाई करो, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम डील करेंगे।
तो ये एक सिचुएशन है, अभी इसमें फर्दर अपडेट होगा, कोई ना कोई केसेस कोर्ट में जाएंगे और कुछ महीने लगेंगे, पता लगेगा। तो काफ़ी पेरेंट्स जिनके पास वीज़ा है, एक बच्चा ब्रिटिश हुआ था स्टेटलेस पे, वो अब अपने दूसरे बच्चों के लिए वीज़ा ही अप्लाई करें इसी कारण से, क्योंकि नहीं तो फिर वो वेट करते रहेंगे, ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्विकली स्टेटलेस मुझे भी याद हो गया, अब तो मैं आधी इमिग्रेशन आपके साथ काम कर लेती हूँ आपके ऑफिस में कि चिल्ड्रन हु डोंट हैव अ पासपोर्ट ऑफ एनीवेयर, हाँ जी, नॉट रजिस्टर्ड वाले, नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, उनके लिए आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। एनीथिंग एल्स हासिल दैट इज एन अपडेट दैट वी नीड? हमको पूरा अपडेटेड रहना है चाय चैट पे आपके नहीं, अभी ये जो कॉमन टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं वो ग्रेजुएट वीज़ा कर रहे हैं, कुछ कुछ केसों में इशू आ रहा है कि यूनिवर्सिटी जो उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे रही है टाइम से या वीज़ा ख़त्म होने से पहले, तो वो कोई ना कोई और फाइल डाल के अपना टाइम खींच के या टाइम को आगे बढ़ा के उसको स्विच कर रहे हैं फाइल ग्रेजुएट रूट में। तो ये भी ऑप्शन है, अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है पर वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है, तो ऑब्वियसली कंसल्ट करें आप किसी सोलिसिटर के साथ, वो आपको गाइड कर पाएगा क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ, लेकिन रिजल्ट आना 3 महीने बाद, तो देन व्हाट इज ऑप्शन? तो उसके अंदर ऑप्शन हमने करी हुई है, ये भी डिस्कस हमारे पिछले एपिसोड के अंदर, लेकिन ये कॉमन एक प्रॉब्लम चल रही है। तो ऑप्शन इसके अंदर होता है कि कोई ना कोई फाइल डाल के प्राइवेट लाइफ या किसी बेसिस पे, और उसके दौरान कोर्स कंप्लीट करके उस फाइल को स्विच करना। अच्छा, तो ये अगर मतलब सिचुएशन ये केस बाय केस का वो है सिचुएशन, मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड हाउ इट कैन बी डन। only licensed immigration experts and solicitors can work in this field. Yes. तो वो लाइसेंस चेक कहाँ से हो ताकि हमको पता हो कि ये सोलिसिटर जो है वो लाइसेंस्ड है? लेकिन जो इमिग्रेशन के अंदर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऐसे करी हुई है कि अगर तो सोलिसिटर्स हो तो वो अपनी बॉडी जो होती है उनकी उनसे रजिस्टर्ड होते हैं, जो लॉ सोसाइटी SRA बोलते हैं। जो कई इमिग्रेशन, सिर्फ इमिग्रेशन का ही जो करते हैं OISC एडवाइज़र बोलते हैं, वो एक ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन सुपरविजन है, उनकी OISC की वेबसाइट पे जाके आप ढूंढ सकते हैं कि वो पर्सन या कंपनी रजिस्टर्ड है। तो कंपनी और पर्सन दोनों वहाँ पे रजिस्टर्ड आपको मिलेंगे, वही ऑथराइज्ड है। हाँ। ऐसे और भी एक साइलेक्स करके वेबसाइट है, उस पर भी होता है। 2-3 रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं। अगर कोई बंदा अनरेगुलेटेड है और एडवाइस कर रहा है इमिग्रेशन पे, फॉर्म्स भर रहा है आपके, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आप जाके उनकी कंप्लेंट करें, क्योंकि वो लीगली अलाउड भी नहीं है और क्राइम भी है। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे अनरेगुलेटेड एडवाइज़र का, आपको मिलेंगे काफ़ी आर्टिकल्स, जो लोग बिना रेगुलेशन के और बिना ऑथराइजेशन के कर रहे थे काम, तो उनको सज़ा मिली है काफ़ी कड़ी इस चीज़ के ऊपर। ब्रिलियंट। आई थिंक ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू वाइंड अप। एक बार और मुझे वो वेबसाइट आप बता दें। OISC और अगर सोलिसिटर हो तो SRA लॉ सोसाइटी। परफेक्ट। तो ये आप याद रखें, हम अपने स्क्रोल में भी इसको डालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस ड्यू डिलिजेंस कि आप जिस भी के पास जा रहे हैं बात करने, वो लाइसेंस्ड भी है कि नहीं, ये आप ज़रूर चेक करें। और इसके अलावा जानकारी भी रखें पूरी, जो भी वीज़ा या किसी भी तरह की आपको वर्क परमिट या जो भी आपको करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर ओन रिसर्च, टू नॉट टू फॉल in any trap. Now, how did you like this episode? Please write into us on chaiChat@aajtak.com, and you can Twitter me @Lavina Tandon. We are also now on Facebook, so find us there. Thank you, take care, and God bless.